जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बीएससी कार्यालय परिचारिका, जिसमें आपका मैथ का 30 प्रश्न पूछा जाता है, जीके का 40 एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीनों टॉपिक को कवर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में आपको ऐसा प्रश्न बताने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बीएससी जो एग्जाम लेता है वह खुद कहता है कि मैं दिवस से एक प्रश्न पूछूंगा, मतलब कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, जिसमें काफी इंपोर्टेंट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर 1 जुलाई की बात करेंगे तो 1 जुलाई को आपका डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि डॉक्टर दिवस कब मनाते हैं, तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 1 मई की बात करेंगे तो 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। क्लियर हो गया। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं। क्लियर। और देखिए कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर याद करिए, 12 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ये भी आपके एग्जाम में 1-2 बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ये आपके हर एक प्रैक्टिस सेट में रहता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। और यहाँ पर जो 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, यह बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। संभावना है कि जो इस बार का एग्जाम होगा और उसमें दिवस का जो प्रश्न आएगा, ये दोनों में से कोई एक आएगा। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न में से कोई 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर से हम लोग क्लियर करते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो 5 जून को राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं। 1 जुलाई को क्या मनाते हैं, डॉक्टर दिवस मनाते हैं। 1 मई को क्या मनाते हैं, मजदूर दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं। और यहाँ पर 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। यहाँ से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर आपका प्रश्न जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, युद्ध से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अगर और युद्ध से पूछे, मान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध ना पूछ के पूछ दे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर पूछ दे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। कोई तीनों में से कोई एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर युद्ध से प्रश्न पूछता है तो ये तीनों में से कोई एक ही प्रश्न रहेगा। तीनों को आप अच्छे से देख लीजिए। बक्सर का युद्ध 1764, पलासी का युद्ध कब, 1757, पानीपत का कब, 1526 हो गया। एक सिपाही विद्रोह आता है जो कि कब हुआ था, 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था, ठीक है ना। इसमें जीके के पहले 40 प्रश्न को क्लियर करेंगे, उसके बाद मैथ के 30 प्रश्न, उसके बाद हिंदी के 30 प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। चलिए, अशोक किस वंश के शासक था। ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, 2-3 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अशोक किस वंश का शासक था, तो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। अशोक के दादा का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। अशोक के दादाजी का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य नाम था, ठीक है ना। और 2 इंपोर्टेंट प्रश्न कभी कभी ये आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो आप इसको भी क्लियर कर लीजिए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, श्रीगुप्त थे, ठीक है ना। पहले श्रीगुप्त थे, ठीक है ना। पाल वंश का संस्थापक कौन थे, गोपाल थे। पाल वंश का संस्थापक गोपाल थे। यहाँ से तीनों में से कोई अगर एक ही प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना, तो तीनों को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो अशोक किस वंश का शासक था, तो मौर्य वंश के शासक था। गुप्त किस वंश का शासक, मतलब गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था।
और पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था, ठीक है ना, गोपाल था, ठीक है ना। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है, ठीक है ना। ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है कि भारत में जो जनगणना होता है वह कितने वर्षों पर होता है। तो भारत में हर जो जनगणना होता है वह आपका हर एक 10 वर्षों पर जनगणना होता है। हर एक कितने वर्षों पर होता है? हर एक 10 वर्षों पर आपका जनगणना होता है। जो भारत का पहला जनगणना हुआ था, सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था 1872 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये कभी कभी आपका 1881 ऑप्शन में दे देता है। वो कैसे? तो देखिए 1872 ईस्वी में आपका शुरुआत हो गया था और पूर्ण रूप से जनगणना पूरा अच्छा तरह से जो जनगणना हुआ था आपका 1881 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। पूर्ण रूप से जनगणना कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना पूछ दे, जैसे मैं दे दिया कि भारत की पहली जनगणना कब हुआ था, आपको 1872 सही करना है। क्लियर? दोनों क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर कितना वर्षों पर होता है? 10 वर्षों पर होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? बिहार का यही एग्जाम है, तो बिहार से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बिहार दिवस कब मनाते हैं, जो कि हम आपको शुरुआत में ही बता दिए थे। तो बिहार दिवस आपको 22 मार्च का मनाया जाता है, ठीक है ना। और उसका स्थापना कब हुआ था, मतलब बिहार एक अलग राज्य कब बना था? 1912 ईस्वी में बिहार एक अलग राज्य बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पर सवाल करा कि बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सा है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोला जाता है बिहार में? तो सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषा बोला जाता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग भी बोलते होंगे तो शायद भोजपुरी भाषा ही बोलते होंगे। एक बार कमेंट में जरूर लिखेंगे आप लोग कौन सा भाषा का यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? और आपको क्लास कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा। खराब लग रहा है खराब लिखिए, अच्छा लग रहा है अच्छा लिखिए। और जो चीज आपको चाहिए, मैथ का क्लास, हिंदी का क्लास, जो भी प्रॉब्लम हो आपको एक बार कमेंट में लिख दीजिए, आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रगीत के रचनाकार कौन है? तो सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम, राष्ट्रगीत कहने का मतलब क्या हो गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचनाकार कौन है? सभी को पता होना चाहिए, ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत के रचनाकार यानी बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम। कभी कभी पूछ देता है कि जन गण मन के रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा जन गण मन के जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर है। जन गण के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न एवं यहाँ से जो सवाल पूछेगा ना, तो या तो जनगण मन के रचयिता पूछे या तो वंदे मातरम के रचयिता पूछे, दोनों को यहाँ पर हम लोग क्लियर कर लेंगे। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है, पहले आप यहाँ पर क्लियर कीजिए। आपको जीके का 40 प्रश्न बताएंगे, ठीक है ना। 40 में से आपको 20 प्लस प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका यकीनन मानिए कि आपका वहां जीके में बहुत अच्छा स्कोर करके आप आएंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि जीके में 40 में से 20 प्रश्न सही हो जाए। उसी प्रकार से हिंदी, उसी प्रकार से हम लोग मैथ में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त है, आपका साथी है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा यहाँ पर रोजाना आपको क्लास मिलेगा। रोजाना शाम 7 बजे आपका क्लास होता है, ठीक है ना। तो रोजाना इस चैनल पर आपको क्लास मिलेगा, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आपका जब तक एग्जाम नहीं ना होगा जब तक यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा, ठीक है ना। और इतना इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो भारत का पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? उपराष्ट्रपति पूछ रहा है। वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत का पहला उपराष्ट्रपति थे। क्लियर? अगर पहला राष्ट्रपति की बात करता, फर्स्ट प्रेसिडेंट की बात करता, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाते। दोनों क्वेश्चन को यहाँ याद रखिएगा। अगर राष्ट्रपति पूछ दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपराष्ट्रपति कौन हो जाएगा? सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर कभी कभी पूछ देता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी, जो कि कब बनी थी? 2007 ईस्वी में बनी थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कब बनी थी? 2007 ईस्वी में कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी, महिला में, ठीक है ना। अगर सीधा पूछेगा तो ये आपका भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, जो कि आपका आजादी के समय बने थे, ठीक है। क्लियर यहां से हो गया। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता
किससे संबंधित है, सॉरी किससे संबंधित है, किसके बीच नहीं हुआ, किससे संबंधित है, ठीक है ना। तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, ठीक है ना। 5 मार्च 1931 ईस्वी को क्या बोलते हैं, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और एक पूछा कि किससे संबंधित है, तो यह दांडी मार्च से संबंधित है। 1930 ईस्वी में आपका दांडी मार्च हुआ था, 12 मार्च 1930 ईस्वी को आपका दांडी मार्च हुआ था, उसी से यह संबंधित है गांधी इरविन समझौता, जो कि आपका 5 मार्च 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछता है, मैं मतलब आपको इतना बता दे रहा हूँ ना कि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो सीधा आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल पर नया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए इतना मेहनत हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं तो कहना नहीं पड़े मुझे सब्सक्राइब के लिए, ठीक है ना। आप लोग खुद समझते हैं, ठीक है। चलिए जैसे में कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, 1928 ईस्वी में आया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1930 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, सॉरी असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन हुआ था, ठीक है। बिल्कुल क्लियर। यहाँ से जो भी प्रश्न बताए हैं यहाँ से हो सकता है 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। चलिए 9 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछ रहा है, ठीक है। सभी को पता होना चाहिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा, तो मुंबई बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई बंदरगाह। ऐसे दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछेगा तो न्यूयॉर्क बंदरगाह। कौन सा हो जाता है, न्यूयॉर्क बंदरगाह, ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है कि मोनालिसा जो चित्रकला है वह किसने बनाया था। जो मोनालिसा एक चित्रकला पेंटिंग है जो कि अरबों खरबों रुपया में बिकता है, ठीक है ना, उसको किसने बनाया था। मोनालिसा चित्रकला किसने बनाया था, ठीक है ना। आप बताइए मोनालिसा चित्रकला किसने बनाया था। आपको ऑप्शन देकर पता चल जाएगा। पिकासो नहीं होगा, दा विंची ने मोनालिसा चित्रकला बनाया था, ठीक है ना, जो कि अरबों खरबों में बिका है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है, क्षेत्रफल से, क्षेत्रफल यानी एरिया के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न है और आपको पता है कि बीएसएससी यानी यह बिहार का एग्जाम है तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा बिहार से, ठीक है ना। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन के हिसाब से पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। दोनों क्लियर कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से पश्चिमी चंपारण और जनसंख्या के हिसाब से क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर आपका सवाल है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। पृथ्वी का आकार कैसा है, सभी को पता है पृथ्वी का आकार कैसा हो जाएगा। आयताकार तो कभी नहीं होगा, पूरा गोल नहीं है, नारंगी आकार का है, ठीक है, चपटा गोल नहीं है। अंडाकार उसको बोल सकते हैं। अंडाकार किसी ऐसे ही न रहता है, अंडाकार यानी नारंगी के जैसा समान, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे तो पूछेगा नहीं लेकिन 1-2 बार कभी कभी देखने को इस प्रश्न को देखा गया है, ठीक है ना। जैसे में यह मतलब कहाँ से प्रश्न पूछ देता है, यह सौर मंडल से प्रश्न पूछता है, ठीक है ना। यह सौर मंडल से प्रश्न पूछ देता है। मान लीजिए कि यह ना सवाल पूछ दे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा। आप लोग कमेंट में जवाब देंगे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ठीक है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। चलिए नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था। काफी इंपोर्टेंट सवाल है कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, इतिहास से प्रश्न लिया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में, ठीक है। क्लियर हो गया। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था, 1739 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 14 नंबर आपका सवाल है कि भारत में आरबीआई बैंक का स्थापना कब हुआ था। आरबीआई कहने का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई कहने का मतलब क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुआ था। इसमें किसी का खाता नहीं खुलता है, ठीक है ना। इसमें आपका पैसा छापने का काम किया जाता है, ठीक है ना। जो भी कागज का नोट रहता है वो आपका आरबीआई बैंक छापता है और जो भी आपका सिक्का रहता है वो आपका वित्त मंत्रालय छापता है। कौन छापता है, वित्त मंत्रालय। नोट जो सिक्का जो आपका रहता है वित्त मंत्रालय छापता है और जो कागज का नोट रहता है आपका आरबीआई बैंक छापता है। 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है। क्लियर। चलिए
पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो पंचायती राज जो लागू हुआ था वो सबसे पहले आपका राजस्थान के नागौर जिला में लागू हुआ था। राजस्थान के कौन में? नागौर जिला में लागू हुआ था। 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को लागू हुआ था बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर। ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? तो राजस्थान में। कभी कभी जगह पूछ देता है तो नागौर जिला में हो जाएगा। ठीक है ना। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी में। किसके कहने पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर, मतलब बलवंत राय मेहता के कहने पर। ठीक है ना। चलिए 16 नंबर आपका सवाल है कि भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा है? ठीक है। भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से? भारत का सबसे पुराना अखबार कौन सा हो जाएगा? तो द बंगाल गजट। जब अंग्रेज राज करते थे उसी समय का द बंगाल गजट है। द बंगाल गजट सबसे पुराना अखबार है। ठीक है ना। चलिए 17 नंबर आपका सवाल है कि जीवाणु का, एक मिनट, जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 18 नंबर आपका सवाल है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी को पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस होता है। यानी मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका हड्डी कमजोर हो सकता है, आपका चेहरा काला हो सकता है, ये सब। ठीक है ना। ये सब आपके शरीर के अंदर आ सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की भरपूरता चाहिए तो आप जो सुबह वाला धूप होता है उसको ग्रहण कीजिए। ठीक है ना। या आपका मार्केट में विटामिन डी करके कैप्सूल भी मिलता है तो आप उसका ग्रहण कीजिए। आपका शरीर में जो भी परेशानी हो आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? सिल्क की सिटी कहा जाता है। और बिहार का एग्जाम है तो ये आने का संभावना है। ठीक है ना। तो देख लीजिएगा अच्छे से। तो किसको कहेंगे? तो भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक है ना। मुंगेर में आपका बंदूक बनाने का कारखाना है और सिगरेट बनाने का कारखाना, मुख्य रूप से बंदूक और सिगरेट बनाने का जो कारखाना है आपका वह मुंगेर में है। ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए 20 नंबर आपका सवाल है कि भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? भारत में लोकसभा के सदस्य कितने होते हैं? 552 होते हैं। ठीक है ना। क्लियर कीजिएगा। 552 सदस्य आपके होते हैं। ठीक है। चलिए 21 नंबर आपका सवाल है कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? और आपको जीके में कितना क्वेश्चन सही करना है? 20 क्वेश्चन सही करना है। ठीक है ना। ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? याद रखिएगा, कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने आपका ब्लड ग्रुप का खोज किया था। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 22 नंबर आपका सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या है? मतलब भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह आपको ऑप्शन देखकर पता चल जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाए। हाँ चलिए छोड़ दिया जाए। ठीक है ना। चलिए आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, आपको ऑप्शन देखकर ही पता चल जाएगा। ठीक है। चलिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस भाषा से लिया है? जो सत्याग्रह शब्द है, भारत में पहली बार जो सत्याग्रह किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। तो वही पूछ रहा है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द किस भाषा से लिया है। ठीक है ना। ये इंपोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। तो यह आपका संस्कृत भाषा से, पहले जो था आपका संस्कृत ही था, तो यह संस्कृत भाषा से लिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 24 नंबर आपका सवाल है कि बिहार में विद्युत उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में सबसे पहले विद्युत उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? बिहार में सबसे पहले विद्युत उत्पादन कहाँ शुरू हुआ था? मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार में विद्युत उत्पादन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 25 नंबर आपका सवाल है कि द्रव्यमान किससे मापा जाता है? द्रव्यमान किससे मापा जाता है? तो किससे मापा जाता है? किलोग्राम से आपका द्रव्यमान मापा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द्रव्यमान किससे किससे मापा जाता है? तो किलोग्राम से मापा जाता है। कभी कभी जीएस का साइंस होता है ना, उससे कभी कभी एक दो प्रश्न देखने को मिलता है। ठीक है ना। चलिए ऐसे नहीं, जीएस यानी साइंस से एक भी प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है, जैसे मैं द्रव्यमान यहाँ पर पूछ दिया ना, ऐसे ही कभी कभी एक दो प्रश्न देखने को
मिलता है, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को क्या कहते हैं, या सीधा सवाल कर सकता है कि भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान को अलग करता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत पाकिस्तान को कौन सा रेखा अलग करता है, रेड क्लिफ रेखा अलग करता है। भारत श्रीलंका को आपका मैकमोहन रेखा अलग करता है। कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा भारत और श्रीलंका को अलग करता है, सॉरी नहीं, ये भारत और चीन को अलग करता है, ठीक है, सॉरी, भारत और चीन को आपका मैकमोहन रेखा अलग करता है, ठीक है ना। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करता है, रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान को। क्लियर। चलिए 27 नंबर आपका सवाल है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, ठीक है ना। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह आपका स्पीकर होता है, जो वहां पर मेन आदमी जो होता है ना, जैसे आप कहीं पर मीटिंग होते देखे होंगे जहां पर सभी जाते हैं, विधायक ये सब जाते हैं, वहां पर एक स्पीकर होते हैं, तो वही वहां का अध्यक्ष होते हैं। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जो पेंसिल का नोक होता है वह किसका बना होता है, पेंसिल का नोक किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका पेंसिल का नोक होता है सभी को पता होगा, क्योंकि आप लोग बचपन में लिखे होंगे, आपका भाई बहन लिखता होगा तो आपको पता होगा कि पेंसिल का जो नोक है वह किसका बना होता है, आपको बचपन से ही पता होगा, ग्रेफाइट का बना होता है। और यह एक ऐसा धातु है जिसमें जो मतलब विद्युत का सुचालक यानी जिसमें लाइन आर पार हो जाता है, ठीक है ना। यह एक ऐसा क्या बोलते हैं, अपवाद में आता है धातु में, ठीक है, जिसमें लाइन पार हो जाता है, ठीक है। चलिए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, काफी इंपोर्टेंट सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है। तो सभी को पता है जो कंप्यूटर का मेन जो होता है वह आपका सीपीयू होता है। क्या होता है, सीपीयू होता है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। क्या हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर आपका प्रश्न है कि सिकंदर महान कहाँ का शासक था। सिकंदर महान कहाँ का शासक था, ठीक है, आप लोग बताइएगा सिकंदर महान कहाँ का शासक था, तो मैसूडोनिया का शासक था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये सवाल आपसे कर रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो ए आपका पाया जाता है, डी पाया जाता है, B12 आपका पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जो आपका गया जी है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। देखिए ये बिहार का एग्जाम है तो यहाँ से आपके सवाल पूछे जाएंगे, और गया जी आपका नाम भी चेंज हुआ है तो हो सकता है यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए। तो गया जी किस नदी के किनारे बसा है, काफी बच्चे गया से भी हमारे वीडियो देख रहे होंगे, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो गया जी किस नदी के किनारे स्थित है, तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, फल्गु नदी के किनारे। और पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो यह मेरा नंबर है, ठीक है। इस पर आपको हाई लिखकर मैसेज करना है, ठीक है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हाई लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कीजिए, इधर से आपके पास लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे, ग्रुप में जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए जो सूर्य का प्रकाश है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट का समय लगता है। लगभग में हम लोग कितना चलते हैं, लगभग में 8 मिनट, ठीक है ना, लगभग में कितना, 8 मिनट, ठीक है। अगर पूछ दे यहाँ पर, जैसे कभी कभी पूछ देता है कि प्रकाश का चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर आपका सवाल है कि पंचशीला समझौता किस देश में हुआ था। पंचशीला समझौता किस देश में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत और चीन के बीच आपका क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच आपका पंचशीला समझौता हुआ था। तो यहाँ पर पूछा कि किस देश से हुआ था, तो आपका चीन देश के साथ हुआ था। भारत और चीन के बीच पंचशीला समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
36 नंबर आपका सवाल है कि तीनों रंग का अर्थ क्या है। 36 नंबर आपका सवाल है कि तीनों रंग का अर्थ क्या है। तो त्याग, शांति, समृद्धि है। त्याग, शांति, समृद्धि है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर आपका सवाल है कि भारत में वित्त वर्ष कब से शुरू होता है। भारत में वित्त वर्ष कब से शुरू होता है। तो 1 अप्रैल से आपका वित्त वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल से आपका क्या शुरू होता है, वित्त वर्ष शुरू होता है। 1 अप्रैल से आपका क्या शुरू होता है, वित्त वर्ष शुरू होता है, ठीक है ना। चलिए हाँ, सबसे बड़ा मानव का अंग कौन सा, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, यकृत हो जाएगा। यकृत, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर त्वचा, त्वचा ना, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत। यहाँ पर तो ऑप्शन में आपका त्वचा दिया हुआ है, तो ठीक है, तो बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए 39 आपका प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी आपकी, तो नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी हो जाएगा, ठीक है ना। विश्व का सबसे लंबा नदी नील नदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, तो 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे का शुरुआत हुआ था। यहाँ पर हम लोग जीके के 40 प्रश्न को क्लियर कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। 20-30 प्रश्न, कम से कम 20 प्रश्न सही हुआ तो बिल्कुल अच्छा है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम लोग किसको देख लेते हैं, हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए और हिंदी में आपको 30 में से कम कितना 20 प्लस क्वेश्चन सही करके दिखाइए, ठीक है। चलिए हाँ, राष्ट्र का विलोम क्या होता है। राष्ट्र का विलोम शब्द कौन हो जाएगा, राष्ट्र का उल्टा। राष्ट्र का उल्टा क्या हो जाएगा, देश तो कभी नहीं होगा। राष्ट्र का मतलब देश नहीं होता, प्रजा नहीं होगा, राज्य नहीं होगा। तो राष्ट्र का उल्टा क्या हो जाएगा, विदेश हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में विलोम शब्द से 2-3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। अभी देखिएगा कितना सारा आपका मिलेगा, ठीक है। चलिए सुबह का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। सुबह का समानार्थी शब्द क्या होगा, मतलब सुबह को और हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं। तो सुबह का समानार्थी शब्द आपका क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा। सुबह को और हम लोग क्या बोलते हैं, प्रातः बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुबह का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रातः हो जाएगा, ठीक है। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि निश्चल का अर्थ क्या होता है। निश्चल का अर्थ क्या होता है, निश्चल का अर्थ क्या होता है, तो निष्कपट होता है। निश्चल का अर्थ क्या होता है, निष्कपट होता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। निश्चल का अर्थ क्या हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, ठीक है। चलिए आदमी का तत्सम रूप क्या होगा, आदमी का तत्सम रूप क्या होगा। तो आदमी मतलब तत्सम हम लोग उसी को बोलते हैं, हिंदी के शुद्ध रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम बोलते हैं। तो आदमी मनुष्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका तत्सम रूप, मनुष्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर आपका सवाल है कि कला का बहुवचन क्या होगा। कला का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो कला का बहुवचन क्या हो जाएगा, कलाएं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलाएं। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कला का बहुवचन क्या होगा, कलाएं हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक वचन बहुवचन से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए बहरा शब्द का लिंग क्या होगा, मतलब बहरा कौन सा शब्द है, ठीक है। ये आपसे सवाल करा है, तो बहरा कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से ना। अरे बहरा, तो बहरा कौन सा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर बहिरी रहता, बहिरी, तो बहिरी कौन सा हो जाता, आप लोग कमेंट में एक और बताइए, ठीक है। चलिए 7 नंबर आपका सवाल है कि आग का विलोम शब्द क्या होगा। अभी तो आपको हम बताएं कि विलोम शब्द आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आग का विलोम शब्द क्या होता है, आग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो जल हो जाएगा। सभी बच्चे को पता है, आप लोग अपना जवाब कमेंट में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए अतिथि का विलोम क्या होगा, अतिथि का विलोम क्या होगा, अतिथि का विलोम, अतिथि का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो अतिथि मतलब तो मेहमान, इसका मतलब तो मेहमान हो गया, परदेसी या यात्री। इसका विलोम पूछा है तो अतिथि का मतलब कोई दूर से आता है। एगो निवासी का मतलब कि वहीं पर आता है, तो ये निवासी इसका विलोम हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए
9 नंबर आपका सवाल है कि शुभ का विलोम शब्द क्या होगा। शुभ का विलोम शब्द क्या होगा, तो अशुभ हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो पता है आपको कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है ना। इसमें पूछ रहा है कि किसमें विशेषण है। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कह रहा है कि इसमें किसमें विशेषण है। ठीक है ना। तो सुंदर आपका विशेषण है। सुंदर आपका क्या है, विशेषण है। ठीक है, चलिए। विद्यालय कौन सा समास होगा। सवाल आपसे कह रहा है कि विद्यालय कौन सा समास हो जाएगा, तो तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा। विद्यालय कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका सवाल है कि जो पढ़ाता है उसका सही शब्द क्या है। जो पढ़ाता है उसके लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, चाहे तो शिक्षक हो जाएगा या क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। यानी 20 से क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि तालाब में उपसर्ग कौन सा होगा। तालाब में उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे लगने वाला शब्द और प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाला शब्द। ठीक है, तो तालाब में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, बताइए। तालाब में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ताल तो नहीं होगा, ता हो जाएगा। ता प्लस लाभ, ता प्लस लाभ। ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपयोग में कौन सा उपसर्ग है, ये आप बताइए। तो उपयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो उप प्लस योग, उप प्लस योग दोनों का अर्थ होगा। योग मतलब तो जोड़ और उप मतलब आगे। ठीक है ना। तो ये दोनों का अर्थ तो उप प्लस योग, तो इसका उपसर्ग कौन हो जाएगा, उप। अगर प्रत्यय पूछता तो क्या होता है, योग हो जाता है। ठीक है, चलिए। 15 नंबर आपका सवाल है कि गृह का तद्भव शब्द क्या होगा। गृह का तद्भव शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो तद्भव मतलब संस्कृत विग्रह शब्द को हम लोग तद्भव कहते हैं। तो गृह आपका संस्कृत में हो जाएगा, तो इसके हिंदी के शुद्ध रूप को घर हम लोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घर बोलेंगे। क्लियर। चलिए, मधुर शब्द का विलोम क्या होगा। मधुर शब्द का आपका विलोम क्या होगा, तो मधुर मतलब मीठा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 17 नंबर आपका सवाल है कि रात दिन कौन सा समास है। रात दिन कौन सा समास है, तो याद रखिएगा, रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, याद रखिएगा, रात दिन कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है ना। जब ये बीच वाला आपका रहेगा, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला उस जो में वो वाला रहेगा, जैसे में दिन रात, माता पिता, सुबह शाम, लाभ हानि, जोड़ घटाव, जो में ये वाला रहेगा वो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। चलिए, विद्या किस संधि का उदाहरण है। जो विद्या है वह किस संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो विद्या आपका किस संधि का उदाहरण हो जाता है, विद्या एक गुण है, तो गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नववधु में कौन सा समास है। नववधु में आपका कौन सा समास हो जाएगा, ठीक है ना। तो नववधु में कौन सा समास, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल है कि कर्मठ का अर्थ क्या होता है। कर्मठ का अर्थ क्या होता है, तो कर्मठ का अर्थ आपका क्या होता है, कर्मठ का अर्थ, कर्मठ मतलब बहुत ही मेहनती। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, 21 नंबर आपका सवाल है कि गति का बहुवचन क्या होगा। गति का बहुवचन क्या होगा, बताइए। गति का बहुवचन क्या होगा, गतियां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गतियां। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर आपका सवाल है कि प्रेम का तद्भव क्या होगा। प्रेम का तद्भव क्या होगा, प्रेम का तद्भव क्या होगा, आप लोग बताइए। प्रेम का तद्भव तो प्यार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। चलिए, प्रे प्रवयसान का सही अर्थ क्या होता है। प्रवयसान का सही अर्थ क्या होता है, तो समाप्ति होता है। क्या होता है, समाप्ति होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अधिकार का विलोम शब्द क्या है। अधिकार का विलोम शब्द क्या है, ठीक है ना। अधिकार का विलोम शब्द क्या है, अनधिकार है, अनाधिकार है। ठीक है ना, अनाधिकार है। अधिकार का विलोम शब्द क्या है, अनाधिकार है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, कुशार्ग का अर्थ क्या होता है। कुशार्ग का अर्थ क्या होता है, तो तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल
राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 26 नंबर आपका सवाल है कि बहादुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। बहादुर का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। अगर हम लोग बहादुर का स्त्रीलिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, बहादुरी हो जाएगा कि बहादुरनी हो जाएगा। बताइए तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, तो बहादुरनी हो जाएगा। ए वाला जो ऑप्शन है वही वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल का पर्यायवाची क्या होगा, मतलब हम उसको और क्या बोल सकते हैं, जल का पर्यायवाची क्या होगा, हम उसको और क्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जल को हम लोग कभी कभी नीर भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, नीर। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर आपका सवाल है कि हृदय का तद्भव शब्द क्या होगा। हृदय का तद्भव शब्द आपका क्या होगा, याद रखिएगा हृदय का तद्भव शब्द क्या होता है, तो हृदय का हृदय ही आपका होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। सदा का विलोम शब्द क्या होगा, सदा का विलोम शब्द क्या होगा बताइए, सदा का विलोम शब्द क्या होगा, कभी। कभी, सदा का मतलब हमेशा और उसका विलोम कभी कभी, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा। 30 नंबर आपका सवाल है कि मधुमक्खी किस समास का उदाहरण है। मधुमक्खी किस समास का उदाहरण है, तो कर्म धारण किए हुए है कि मक्खी जो है वह मधु वाला है, ठीक है ना। मधुमक्खी, मक्खी जो है मधु वाला है, ठीक है। तो अब उसका कर्म धारण किए हुए है, ठीक है ना। तो ये आपका कर्म धारय समास, ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी के हम लोग 30 प्रश्न को क्लियर कर लिए। चलिए अब हम मैथ के 30 प्रश्न को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए किसी संख्या का 40% बराबर 20 है तो संख्या क्या होगा। मैथ में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है ना। मैथ में यहाँ से एक प्रश्न एकदम सेम ऐसा ही आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो किस संख्या का 40%, तो किसी संख्या का 40%, संख्या को मान लिए एक्स, और किसी संख्या का 40%, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 100, अब बराबर में क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका हो जाएगा, ये आपका कटेगा 20 दूनी 40, ये आपका कितना बार में कटेगा 50 बार में। तो एक्स बराबर आपका एक क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो सब कुछ कट चुका है, सिर्फ 50 बचा है। तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगर कोई दिक्कत है इसको समझने में तो आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, नंबर स्पेशल मैथ का वीडियो आपका आएगा, ठीक है ना। जो भी चाहिए आपको एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। चलिए एक आपका भिन्न रूप में चेंज करने वाला आता है, इसका भिन्न रूप क्या होगा, 0.5 का भिन्न रूप क्या होगा, तो 5 बटा आपका क्या होगा 10 होगा। 5 बटा आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग कट करते हैं तो कितना होगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 आपका हो जाएगा। ए वाला बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि 12% का भिन्न रूप क्या होगा। 12% का भिन्न रूप क्या होगा, तो 12% का, तो 12/100, इसका परसेंट में क्या होगा, तो 6 बटा कितना हो जाएगा 50, 6/50। तो ये कटेगा तो कितना आएगा 3 बटा कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है ना। ए वाला कहाँ गया, डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। बिल्कुल आपको लग रहा है कि ऐसा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन हाँ ये थोड़ा इजी लेवल का है, इससे थोड़ा टफ लेवल का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। लेकिन भिन्न से जो प्रश्न पूछा जाएगा, ये दूसरा नंबर सवाल देखिए ऐसा एक प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। एक ऐसा प्रश्न रहेगा, हालांकि ये सिंपल प्रश्न है, कभी कभी आपके एग्जाम में देखिए एग्जाम्पल हम बता देते हैं, 25.5% कभी कभी ऐसे दे देता है, ठीक है ना। और इसको कहता है कि भिन्न रूप में चेंज करो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेवल दिखा रहे हैं कि हाँ इस लेवल का अगर तैयारी करते हैं तो आपका सारा प्रश्न लड़ेगा एग्जाम में, ठीक है ना। कभी कभी देखिए ऐसे आयत ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी डाल देता है, ठीक है ना। एक आयत का परिमाप लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो सभी को पता है क्षेत्रफल एलबी होता है, यानी गुना कर दो, एलबी मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, जो भी आंसर करेंगे आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में आता है क्योंकि ये 10th लेवल का है ना। तो ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है। अभाज्य जो संख्या एक और अपने आप से कटा, और सबसे छोटा, तो सबसे छोटा तो आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटा कितना हो जाएगा 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए
साधारण ब्याज इतना, साधारण ब्याज निकालना है। यदि P बराबर मूलधन बराबर 1000, रेट आपका 5% और जो टाइम है आपका 2 साल है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है P गुना R गुना T बटा 100, P गुना R गुना T बटा 100, यानी मतलब मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ठीक है ना। तो मूलधन आपका कितना 1000 और समय कितना 5 और दर आपका समय कितना 2, इस प्रकार से आप बट्टा में कितना, तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा तो 10 पचे 50 और 50 दूनी 100। ये जो बी वाला ऑप्शन देख रहे हैं क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 13 नंबर आपका सवाल है कि औसत इतना है, तो औसत बराबर आता है आपके एग्जाम में सिलेबस में औसत है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ठीक है ना। एवरेज से थोड़ा टफ करके क्वेश्चन आता है। जब अगले वीडियो में हम लोग स्पेशल मैथ पढ़ेंगे तो उसमें सारे टॉपिक को हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना। तो औसत निकालना रहता है, तो औसत बराबर फॉर्मूला अगर नहीं पता है तो क्लियर कर लीजिएगा। सभी संख्या का योग बट्टा कुल संख्या, तो सभी संख्या का योग करेंगे हम लोग 20 + 10 + 30 इस प्रकार से, बट्टा जे गो रहता है, जे को हम नीचे लिखते थे, 3 गो था 3 को नीचे, अब जोड़िए इसका, तो 30 30 60, 60 बटा कितना 30, तो ये कटेगा 20 बार में, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर आपका सवाल है कि नल एक टंकी 10 घंटे में भरता है। नल जो है एक टंकी, ये जो टंकी है वह 10 घंटे में भरता है, जो बी है वह 20 घंटे में भरता है। तो ये दोनों मिलकर वह कितना घंटों में भरेगा, ठीक है ना। तो ये हम सवाल कैसे बनाएंगे? देखिए तो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर देखिए 1 बटा आपका 10 कर देंगे और 1 बटा 20 कर देंगे। इस प्रकार से जितना जितना कर है उसका एलसीएम निकालिए, तो 10 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर, 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3/20 आ रहा है ना, तो ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना। शायद ऐसे ही पड़ता है ना। यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। इसको छोड़िए, देखेंगे तो अगले वीडियो में इसको हम लोग बता देंगे। अगर आपको इसको सॉल्व करने आ रहा है, देखिए थोड़ा सा मतलब कभी कभी होता है ना कि दिमाग से प्रश्न उतर जाता है, ठीक है ना। ऐसे मुझे यह प्रश्न आता है लेकिन पता नहीं चला कैसे सॉल्व हो, ठीक है ना। थोड़ा सा हो गया है दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक पेन का कीमत 120 रुपया है, ठीक है ना। एक पेन का कीमत कितना है? 120 रुपया है, और उस पर 10% का छूट दिया जाए तो उसका कीमत क्या होगा? तो कोई भी चीज 100% का होता है तो 10% का छूट दिया जा रहा है तो 90%। तो कैसे हम लोग बनाएंगे देखिए ध्यान से, ठीक है ना। तो 120 रुपया तो उसका दाम है, 10% का छूट दिया तो यानी 90, ये आपका हो जाएगा। अब बट्टा में कितना आपका प्रतिशत है? तो 100, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो बलनमा और टोटल, ये बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कोई दाम किसी वस्तु पेन का दाम है 120 रुपया, अगर उस पर 10% का छूट दिया जा रहा है तो उसका 108 रुपया दाम आएगा, ठीक है ना। चलिए एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे चलती है, तो दूरी बराबर, बिल्कुल सिंपल है। दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? 4 गुना समय, 4 गुना समय कर दीजिए। 4 गुना समय क्या होगा? 60 गुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 60 गुना 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्लास आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे और जाते जाते अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। जय हिंद।